हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्ला, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। चलिए, CAFM का जो दिसंबर 24 का पेपर है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ। ये पार्ट 3 है, इसमें हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जैसे मैंने बताया था कि 1 2 3 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसमें मुझे आपको एक बात बतानी थी जो मैंने नहीं बताई हुई है बायबैक से रिलेटेड। तो अच्छे से मैं सब आपको लिखवा के दूंगा, आपको अच्छे से सब लिखना है, सारी चीज़ें समझनी है, ठीक है। सारे लेक्चर बायर्स जो मेरे हैं उनको भी यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेटर वगैरह उठा लो। क्वेश्चन नंबर 4A, सुपरस्टार लिमिटेड, ठीक है। प्रॉपर बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है। शेयर कैपिटल डिवाइडेड इन 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, 50 लाख रुपीज, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस, बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, सब नॉर्मल दिया हुआ है जैसे दिया रहता है। रिजर्व्स एंड सरप्लस इंक्लूड्स सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 10 लैक्स, ठीक है। ये जो 35 लैक्स 25,000 है, इसके अंदर 10 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और बाकी आप अज्यूम कर सकते हो कि जनरल रिजर्व या सरप्लस होगा, मतलब फ्री रिजर्व्स होंगे, ऐसा आप मान सकते हो, ठीक है। चलो फिर है, ऑन 1 अप्रैल 2024 शेयरहोल्डर्स ऑफ कंपनी ऑथराइज बायबैक एज अंडर 10%, ठीक है। मैंने बताया है हमेशा जब भी ये परसेंटेज दिया रहता है, नंबर ऑफ शेयर्स का आपको लेना है, ठीक है, कि जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं जो कि 5 लाख हैं, उसका 10% यानी कि 50,000 शेयर्स बायबैक करने की बात यहां पे हो रही है। तो विद इन द लिमिट है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे 10% ही है, बोर्ड रेजोल्यूशन से ही हो जाएगा। वुड बी बॉट बैक एट 17 पर शेयर, ठीक है, यानी प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है। 10 रुपीज इसमें से फेस वैल्यू है, और ऊपर के 7 रुपीज क्या है, प्रीमियम। क्लियर है। तो 50,000 इंटू 17 रुपीज, इतना टोटल पेमेंट आपको करना है। अब पैसा कैसे अरेंज किया जा रहा है वो सब बताया गया है। 12% डिबेंचर्स आर टू बी इशूड फॉर ₹1 लाख टू फाइनेंस द बायबैक एंड बैलेंस फ्रॉम द जनरल रिजर्व टू बी यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। अब ये पॉइंट पे मुझे आपको समझाना है कि बायबैक का जो लॉ है, कंपनीज एक्ट में जो बायबैक का जो लॉ है उसमें क्या लिखा है, और जो आपने ऑलमोस्ट पढ़ा ही होगा। तो एक है आपका बायबैक, और एक है आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं, और इसको हमेशा आप कंपैरेटिव फॉर्म में आप पढ़ोगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बायबैक का जब आप लॉ पढ़ोगे तो बायबैक कोई भी सिक्योरिटी का हो सकता है, कोई भी सिक्योरिटी का बायबैक हो सकता है। इसलिए आप जो सेक्शन का जो टाइटल देखते हो कंपनीज एक्ट में, वो भी है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। बायबैक ऑफ शेयर्स नहीं लिखा है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज लिखा हुआ है। आए ख्याल में। तो बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूं कि जो एम्बिट है, जो स्कोप है, वो बायबैक का बड़ा है। उसमें कोई भी टाइप की सिक्योरिटी आप बायबैक कर सकते हो, और उसी में आप पढ़ते हो कि जो पैसा है वो आप कोई भी अदर सिक्योरिटी इशू करके रेस कर सकते हो। शेयर वर्ड यूज नहीं किया गया है, सिक्योरिटी वर्ड यूज किया गया है। और सीआरआर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि जितना भी आपने पैसा रेस किया है थ्रू इशू ऑफ सिक्योरिटीज, नॉट शेयर्स, ठीक है, उसके अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है वो आप सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो फॉर रेजिंग द कैपिटल, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते थे, पहले डिबेंचर्स वगैरह काउंट नहीं करते थे फॉर सीआरआर पर्पस, लेकिन आपको काउंट करना है क्योंकि वर्डिंग्स का डिफरेंस है। प्रेफरेंस शेयर्स में यही वर्डिंग्स आती हैं, यही आता है, लेकिन वहां पे वर्ड यूज होता है शेयर्स, ठीक है। वहां पे अदर टाइप ऑफ शेयर्स यूज किया गया है, इसीलिए हम वहां पे डिबेंचर्स या कोई भी अदर टाइप की सिक्योरिटी नहीं लेते, क्योंकि वहां पे शेयर्स लिखा हुआ है, और रिडम्पशन भी प्रेफरेंस शेयर्स का हो रहा है। कट टू कट स्कोप है, ठीक है। तो यहां पे वर्ड शेयर्स यूज होता है, और यहां पे वर्ड यूज होता है सिक्योरिटीज,
तो ये आपको फर्क समझना है। तो यहां पे न्यू कोई भी सिक्योरिटी अगर इशू हो रही है तो वो काउंट होगी, और उसके अलावा जो बचा हुआ अमाउंट है जो बढ़ाना है कैपिटल, वो आप फ्री रिजर्व्स को ट्रांसफर करके सीआरआर में डाल सकते हो। ठीक है, तो सीआरआर की रिक्वायरमेंट में जो हम लेते हैं, कोई भी टाइप की सिक्योरिटी आपको लेनी है। ठीक है, तो यहां पे डिबेंचर्स इशू करके अगर पैसा रेज किया जा रहा है तो वो काउंट किया जाएगा, और अगर सेम चीज प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन में दी गई है तो वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, टेक्निकल डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि वहां शेयर्स से जो पैसा रेज होता है वही काउंट होता है कैपिटल के लिए, और यहां पे कोई भी टाइप की सिक्योरिटी से अगर आप पैसा रेज करते हो वो सब यहां पे काउंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये डिफरेंस है वर्डिंग्स में, इस वजह से ट्रीटमेंट भी अलग अलग आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में मैं बताता हूं कि क्या इंपैक्ट है। ठीक है, तो यहां खैर वर्डिंग्स में भी बहुत क्लियरली दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट कितना होगा, 50,000 इंटू 17 रुपीज। टोटल जो अमाउंट आपको चाहिए वो है 8,50,000। ठीक है, 8,50,000 आपको चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑलरेडी 24,25,000 है, तो फंड्स तो आपके पास ऑलरेडी है। स्टिल इन्होंने डिबेंचर्स के थ्रू 1 लाख रुपीज रेज कर दिया है, और बैलेंस जो भी है वो जनरल रिजर्व से आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्लियर है? फिर दिखा है कि ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी कि प्रीमियम ऑन बायबैक इज टू बी मेट फ्रॉम सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ये नहीं भी दिया होता तो भी हम वैसे ही करते। ठीक है, और फिर है इन्वेस्टमेंट्स भी इन्होंने बेचे हैं फॉर 11,75,000, मतलब ये सेल वैल्यू है, आपको कॉस्ट ऊपर दिया हुआ है 7,50,000। ठीक है, 7,50,000 कॉस्ट के इन्वेस्टमेंट्स 11,75,000 में बेचे हैं, प्रॉफिट पे बेचे हैं, और वहां से भी फंड्स आए हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिचुएशन दिया हुआ है। अब बायबैक में हम करते क्या हैं, अब हम अकाउंटिंग पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्रीमियम ऑन बायबैक का आपको अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है, प्रीमियम ऑन बायबैक बोलो कितना है, 50,000 इंटू 7 रुपीज, यानी 3,50,000। ये कहां से एब्जॉर्ब होगा ये आपको पहले सोचना होता है, और यहां लिखा हुआ है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम है 10 लाख रुपीज का, तो ये प्रीमियम ऑन बायबैक आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से एब्जॉर्ब कर लोगे तो सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं 3,50,000 माइनस कर लूंगा, और उसके बाद भी 6,50,000 मेरा बच जाएगा। क्लियर है? फिर मैं सेकेंड अरेंजमेंट करूंगा कैपिटल की, कि जो मुझे कैपिटल बढ़ाना होता है। ठीक है, कितना कैपिटल बढ़ाना होता है, नॉमिनल वैल्यू बॉट बैक, नॉमिनल वैल्यू बॉट बैक जितना कैपिटल आपको बढ़ाना है। कितना नॉमिनल वैल्यू बॉट बैक है, 50,000 इंटू 10, यानी कि 5 लाख रुपीज। ठीक है, 5 लाख कैपिटल मुझे बढ़ाना है। अब यहां पे हम पहले क्या देखते हैं कि ऑलरेडी कितना कैपिटल बढ़ाया हुआ है, या ऑलरेडी कितने फंड्स रेज किए हुए हैं। तो यहां पे आपको कोई भी टाइप की सिक्योरिटी इशू की गई है, उससे अगर फंड्स रेज किए गए तो वो यहां पे माइनस होगा। ठीक है, ध्यान दो। तो यहां कैपिटल वर्ड भले आप मत लिखो, इससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैं डिबेंचर से जो पैसा रेज किया है वो भी यहां पे माइनस करूंगा कि 1 लाख सिक्योरिटी इशू करके आपने, यहां भले आप सिक्योरिटी वर्ड ये कर सकते हो कि सिक्योरिटी से जो भी पैसा रेज किया गया है वो यहां पे माइनस हो जाएगा, और जो बैलेंस है वो सिर्फ आपको रिजर्व्स को ट्रांसफर करना होगा सीआरआर में। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? ये सब नोट डाउन कर रहे हो? चलो, तो हमारा फ्लो क्लियर है। ठीक है, अब टिपिकली बायबैक का जब भी हम देखो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्रीज आपसे पूछी हुई है, तो पहले एडजस्टमेंट्स से जो भी ट्रांजैक्शंस एमर्ज होते हैं पहले आपको उसकी एंट्री पास करनी है। फिर हम प्रीमियम, ठीक है, एब्जॉर्ब करेंगे, या प्रीमियम आप बाद में भी एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो वो इक्विटी शेयर्स हमको वापस आएंगे, हम उसको कैंसिल करेंगे, और फिर हम उनको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, टिपिकली बायबैक में ऐसा फ्लो चलता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बोलो, सबसे पहले डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, एंट्री पास कर लो। बोलो, सिंपल है।
पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख टू डिबेंचर्स, ठीक है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी ले लो, 12%, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है, 1 लाख रुपीज बीइंग डिबेंचर्स इशूड एट पार, ठीक है। नरेशन लिखने की हमेशा आदत डाल दो। तो हमने पैसे रेस कर लिए, फिर हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे हैं, ठीक है, उसकी एंट्री पास करो। इन्वेस्टमेंट्स बेचेंगे तो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। सेल वैल्यू आती है इसमें 11,75,000, ठीक है। 2 इन्वेस्टमेंट्स जाएंगे, ठीक है, हम बेच रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट रियल अकाउंट है। ये मैं हमेशा एट कॉस्ट ही करता हूं, मतलब मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा हूं। आप 2 अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, पहले बेचो फिर प्रॉफिट अलग से ट्रांसफर करो, चलता है। जैसा भी आपको जमता है वैसा आप कर सकते हो। मैं जो टिपिकल कंबाइंड एंट्री पास करता हूं, ठीक है। तो 7.5 लाख एट कॉस्ट एसेट जाएगा, और ये जो एक्सेस अमाउंट है ये आपका प्रॉफिट है, क्योंकि आपने ज्यादा में बेचा है। 7,50,000 के इन्वेस्टमेंट्स 11,75,000 में बेचा है, ज्यादा में बेचा है, इसलिए इसको हम प्रॉफिट बोलेंगे। और ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस अकाउंट, जो भी बोलो डिफरेंस कितना आएगा, 11,75,000 माइनस 7,50,000, तो ये आएगा 4,25,000, ठीक है। बीइंग इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 7,50,000 सोल्ड फॉर 11,75,000, ठीक है। सिंपल नरेशन आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर और क्या देखो, एडजस्टमेंट से और क्या आपको समझ में आता है, बस 2 ही ट्रांजैक्शंस हैं, डिबेंचर से पैसा आ रहा है और इन्वेस्टमेंट्स बेचे जा रहे हैं, ठीक है, बाकी सब इंफॉर्मेशन है। अब पैसा पूरा रेज हो गया है, अब हम बायबैक करेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर्स हमको वापस आएंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हम बायबैक कर रहे हैं, 50,000, ठीक है, 50,000। और शेयर्स देते या वापस कितने पे आते हैं, फेस वैल्यू, ठीक है। तो 50,000 इंटू 10, ये हमने 5 लाख फेस वैल्यू के शेयर्स कैंसिल किए, ठीक है, डेबिट किया मतलब कैंसिल हो गया। अब हम ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो हमारा लॉस है, तो वो भी डेबिट होगा, ठीक है। ये आपको कंबाइंड एंट्री का पैटर्न पता होना चाहिए कि कैपिटल डेबिट होके कैंसिल होता है, और एक्सेस पैसा जो आप दे रहे हो, 7 रुपीज जो आप दे रहे हो, ये आपका लॉस है, वो लॉस यहां पे आपको डेबिट करना है, एब्जॉर्ब करना है। कहां से एब्जॉर्ब करेंगे, अभी हमने देखा था सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है। कितना प्रीमियम पे बायबैक हो रहा है, 7, तो ये आएगा 3,50,000। टोटल अमाउंट देखो, ये 8,50,000 डेबिट होना चाहिए। फेस वैल्यू वाला कैपिटल से माइनस होगा, और जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो हम प्रीमियम से लॉस को एब्जॉर्ब करेंगे। 2, ये इक्विटी शेयर्स आपको किसने वापस किए, ये पैसा किसको वापस करना है, आपको पेमेंट करना है, तो ये इंसान का नाम आता है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है, क्रेडिट द गिवर, जो भी नाम बोलो। तो ये लोगों ने आपको शेयर्स वापस किए हैं फॉर बायबैक, ठीक है, और इनको अब आपको पैसा देना बाकी है। तो बीइंग इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, ये आप नरेशन लिख सकते हो, और अब आप इनको पेमेंट करो। ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आपने क्रेडिट किया, ये आपकी लायबिलिटी है, इनको आपको भी पैसे देने होंगे। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट द रिसीवर, और हम बैंक से पेमेंट करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट द गिवर, ठीक है। बैंक भी पर्सनल अकाउंट होता है, हमारे बिहाफ पे पैसे देगा। बीइंग पेमेंट डन या मेड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रीमियम हमारा देखो यहां पे लॉस एब्जॉर्ब हो गया, इक्विटी शेयर यहां पे कैंसिल हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्रेडिट डेबिट वो बंद हो गया। अब आपको यहां पे जो हिडन एडजस्टमेंट होती है कि हमको कैपिटल भी बढ़ाना होता है, तो 1 लाख रुपए डिबेंचर से पैसा आ गया, ये बायबैक के केस में आपको काउंट करना है। 1 लाख रुपए आ चुका है, 1 लाख सिक्योरिटी के थ्रू पैसा रेज हो चुका है। अब बैलेंस जो आया था हमारे वर्किंग के हिसाब से 4 लाख रुपीस, वो आपको फ्री रिजर्व्स को ट्रांसफर करना है सीआरआर में, ठीक है। अब बायबैक के केस में आपको पता है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा हुआ है कि ये बैलेंस कहां से आना चाहिए, फ्रॉम जनरल रिजर्व, इसीलिए मैं यहां पे जनरल रिजर्व नाम यूज करूंगा। अगर ये लाइन न होती तो मैं डायरेक्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी सीआरआर में ट्रांसफर कर सकता हूं। आई जस्ट होप कि आपको ये
लॉ का नॉलेज है, ठीक है, कि यहां पे जो सीआरआर का होता है, ठीक है, सीआरआर में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में सिक्योरिटीज प्रीमियम सीआरआर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो बड़े डिफरेंसेस दोनों में आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? तो यहां पे जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम यूज करेंगे। जनरल रिजर्व हमको यूज करना है, जनरल रिजर्व में क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको यूज करना है, उसको घटाना है, तो क्रेडिट वाले अकाउंट को घटाने के लिए आपको डेबिट करना होगा। तो जनरल रिजर्व डेबिट कितना आएगा? 4 लाख रुपीस आएगा, जो मैंने वर्किंग आपको ऑलरेडी बता दी है। कहां ट्रांसफर करना है? टू सीआरआर अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआरआर अकाउंट। क्लियर है क्या? तो ये ऐसा आपका पूरा आंसर आएगा। क्लियर है? क्लियर है क्या? लिखो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब ख्याल में आ गया, सारी बातें सब मैंने अच्छे से आपको बता दी हैं। चलो, बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं कहा गया है, ठीक है, सिर्फ जर्नल एंट्रीज पूछी गई हैं, ठीक है, 5 मार्क के लिए। सिंपल है, ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सी पे। ये भी थोड़ा अलग है, पर मेरे हिसाब से बहुत इजी है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है और आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स आता है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको जमना चाहिए, ठीक है। क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ संगम लिमिटेड इज गिवन बिलो, ठीक है, रुपीज इन करोड़ है, ठीक है, 5000 करोड़ का शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच, यानी 500 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है, अमाउंट में दिया है करोड़ में। इन द नेक्स्ट ईयर कंपनी इज अंडरटेकिंग एन एक्सपांशन प्रोजेक्ट ऑफ 1500 करोड़। Project is to be financed in the ratio of 40% infusion of fresh owner capital and 60% through secured debt capital, ठीक है। निकाल लो अमाउंट, 40% ऑफ 1500 600 करोड़ और बाकी 900 करोड़ डेट से ले रहे हैं, सिक्योर्ड डेट से, ठीक है। और अच्छा इंफॉर्मेशन दिया है, नो ओल्ड डेट इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। ओल्ड डेट का कुछ भी रीपेमेंट नहीं है, मतलब उस रीपेमेंट का कोई कैश फ्लो नहीं आएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो कैश फ्लोज आपको ध्यान देने होते हैं, और साफ साफ इंफॉर्मेशन दिया है कि पुराना डेट रीपे नहीं हुआ है। फिर है द इक्विटी कैपिटल विल बी रेज्ड एट 15 रुपीज पर शेयर, ठीक है, इसका कुछ खास इंपैक्ट नहीं है। एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑफ डेट ओल्ड प्लस न्यू, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सब मिला के आपको मानना पड़ेगा। तो पूरा जो डेट है, कोई भी टाइप का हो, पुराना हो, नया हो, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड हो, उसका रेट आपको लेना है 13% इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। फिर इनकम टैक्स रेट दिया है 25%, इसका भी मेरे ख्याल से कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्ट कैश फ्लो। फोरकास्टेड कैश फ्लो आपको बताने हैं फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको यूज करनी है। काफी बच्चों को होता है ये, उनको ये आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है, कौन सी इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही आता है कि इनकम टैक्स लिखा है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कोई, समझ रहे हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है, इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स का इफेक्ट कहां लेते हैं अपन? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है। चलो, तो बोलो फाइनेंसिंग में क्या क्या आता है? फिर पैसा आपने रेज किया है इशू ऑफ सिक्योरिटीज से, तो वो आता है। कुछ रिडम्पशन बायबैक किया है, तो वो आता है। डेट लिया है या डेट रीपे किया है,
और इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट, टिपिकली इतनी चीजें आती हैं। ठीक है, अब क्या क्या दी हैं आप ध्यान दो। अब फोरकास्टेड कैश फ्लो आप ले रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कैपिटल रेज कर रहे हो, 1500 करोड़ रुपए आप रेज कर रहे हो, 600 करोड़ इक्विटी से जो 15 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हम सब निकाल लेंगे, और 900 करोड़ आप डेट से ले रहे हो। तो ये तो हमारे इनफ्लो हो गए, 1500 करोड़ हमने रेज किए तो ये हमारे इनफ्लो आएंगे। क्लियर है, कोई डेट रीपे हुआ नहीं है तो वो रीपेमेंट ऑफ डेट का कोई आउटफ्लो नहीं आएगा, कोई डिबेंचर अपना कोई शेयर रिडम्पशन या बायबैक नहीं हुआ है वो भी कुछ भी नहीं आएगा, डिविडेंड के बारे में दिया हुआ नहीं है। तो और क्या एलिमेंट बचता है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पेमेंट आपको बस यहां पे निकालना है जो कि दिया हुआ है कि एवरेज सारे मिला के, ओल्ड न्यू और सब मिला के एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 13% ले सकते हो। ठीक है, तो वो बस आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। बोलो, स्टेटमेंट शोइंग फोरकास्टेड कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हेडिंग पूरी प्रॉपरली आप दे दो। बोलो, तो सबसे पहले क्या आएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अब इसको आप ब्रेक कर सकते हो फेस वैल्यू और प्रीमियम में, पर मेरे ख्याल से कोई जरूरी नहीं है। डायरेक्टली 1500 करोड़ का 40% हम यहां से रेस कर रहे हैं, तो डायरेक्टली 600 करोड़ आप यहां पे इनफ्लो ले सकते हो। फिर है इशू या लोन टेकन या अमाउंट रेज्ड फ्रॉम डेट, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, लोन टेकन, कितने लोन लिए हमने, 1500 का 60% यानी कि 900 करोड़। ठीक है, ये भी इनफ्लो है, पॉजिटिव आएगा। अब यहां पे आपको सिर्फ लेना है इंटरेस्ट पेड। बोलो कितना आएगा, सारे डेट को जोड़ दो, ओल्ड न्यू 4000 प्लस 2500, ये हो गया ओल्ड, प्लस न्यू यानी कि 900, इस पे 13%। ठीक है, एक साल का पूरा, कहीं भी डेट नहीं दी है, डेट दी रहती है तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहीं डेट कब रेज हो रही है उसकी अगर कोई डेट दी है तो उतने ही समय का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, कुछ नहीं दिया है तो हम पूरे साल का लेंगे, ओल्ड न्यू सब पे पूरे साल का। तो 4000 प्लस 2500 प्लस 900, टोटल डेट हो जाएगा 7400 करोड़ इंटू 13%, तो वो आएगा 962। अब ये पेमेंट है तो ये आउटफ्लो आएगा, माइनस साइन आपको लेना है। ठीक है, तो बोलो नेट इनफ्लो क्या आएगा, 600 प्लस 900 माइनस 962, तो नेट इनफ्लो है 538 करोड़। बस इतना ही है। अब बोलो ये टफ था, बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, डेटा अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा क्वेश्चन में हमेशा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलो अब आ जाओ एफएम पे। एफएम में ये वाला जो है ये मैं नेक्स्ट पार्ट में पूरा एक अलग से कवर करवा दूंगा। काफ़ी बच्चों को इसमें डर लगता है तो मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में आराम से इसको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम इस वीडियो में कर लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6, काफ़ी इजी है, ये भी पढ़ लेते हैं। चलो ए पे आ जाओ, कैलकुलेट होल्डिंग पीरियड रिटर्न फॉर फॉलोइंग सिक्योरिटी। होल्डिंग पीरियड रिटर्न एक इन्वेस्टर के एंगल से निकलता है। ठीक है, सिक्योरिटी में जो भी इन्वेस्ट करता है वो अपना एक रिटर्न कैलकुलेट करता है, तो वो हमेशा आफ्टर टैक्स होता है कि कट कुट के मेरे को कितना मिलेगा। तो ये आपको कंसेप्चुअली पता होना चाहिए कि हमेशा आफ्टर टैक्स ही होता है। ठीक है, और कुछ इसमें नया नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, बोलो इन्वेस्टमेंट आपने किया है
ऑन 1 अप्रैल 2022 उसकी वैल्यू दी है, डिविडेंड आपको मिले हैं 2,500 रुपए और उसी पे टैक्स लगा है, इनकम टैक्स, डीडीटी नहीं है, कंपनी के एंगल से ये नहीं है, ये आपको खुद इनकम टैक्स लगा है डिविडेंड पे, ठीक है। तो 2,500 मिला लेकिन कट कुट के 30% कट के ही मिलेगा, तो मैं तो आफ्टर टैक्स ही रिटर्न लूंगा ना, ठीक है। तो आफ्टर टैक्स बस आपको ये लेना है, 2,500 पे 30% माइनस कर लेना है, आफ्टर टैक्स कितना डिविडेंड आपको मिला ये आपको निकालना है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट बेचा है, इन्वेस्टमेंट खरीदा, इन्वेस्टमेंट बेचा, इसका जो डिफरेंस होता है वो होता है कैपिटल गेन। अगर आपने कम में खरीद के ज्यादा में बेचा है तो उस प्रॉफिट को क्या कहते हैं, कैपिटल गेन, और उस पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स, वो आपको अलग से दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट ऑन कैपिटल गेन्स। तो वो हम कैपिटल गेन निकालेंगे और उस पर कैपिटल गेन का टैक्स माइनस कर लेंगे बस, और ओरिजिनल जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी उससे डिवाइड कर लेंगे इनटू 100, तो आपका आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड, बस यहां पे आप याद रखने के लिए बढ़िया, यहां पे हर जगह आफ्टर टैक्स लिखते जाओ, आफ्टर टैक्स डिविडेंड प्लस आफ्टर टैक्स कैपिटल गेन, ठीक है, जो आपने कमाया, दो चीजें आप कमाते हो शेयर पे, डिविडेंड और कैपिटल गेन, दोनों आफ्टर टैक्स लेने हैं, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट इनटू 100, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न, बोलो डिविडेंड कितना है, 2,500, 1 माइनस टैक्स यानी 1 माइनस 0.3, ठीक है, डिविडेंड का टैक्स 0.3 है, 30%, प्लस बोलो कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड माइनस इन्वेस्टमेंट मेड, सेल माइनस परचेज, जो भी बोलो। तो 75,000 में आपने बेचा माइनस 50 में आपने खरीदा, तो 25,000 आपका कैपिटल गेन आएगा, 1 माइनस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स है 20%, 0.2 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदा, इन्वेस्टमेंट मेड 50,000 आपके जेब से लगा रहा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 50,000 आएगी इनटू 100, बोलो 2,500 इंटू 0.7 वो आएगा 1750 प्लस 25,000 आपका प्रॉफिट था इंटू 0.8 तो वो आएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100, ये आएगा 43.5%। काफी इजी था, ठीक है, काफी इजी था ये, लिखो। आगे बढ़ते हैं, चलो अब आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स वाला जो चैप्टर है, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है ये, ठीक है। आई थिंक मैंने यूट्यूब पे भी एक क्वेश्चन डाला हुआ है इसका, और लेक्चर बायस को भी सब पढ़ाया हुआ है, ठीक है, टिपिकल क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं, इजी है, इजी कैटेगरी का है मेरे हिसाब से। Zen and company made sales for a certain period for 25 lakhs. Net profit for the same period was 2,50,000. Fixed overheads 3,75,000. ठीक है, डेटा इतना ही दिया है। अब पीवी रेशो, डिजायर्ड सेल्स, अलग अलग सिचुएशंस आपको दिया हुआ है। बोलो, सबसे पहला है पीवी रेशो। बोलो पीवी रेशो हम कैसे निकालते हैं? जो भी डेटा हमेशा दिया रहता है ना, पहले आप लिख लो, वहीं से आपका दिमाग चलेगा कि क्या करना है। सेल्स दिया है 25 lakhs, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 2,50,000 और फिक्स कॉस्ट यानी फिक्स्ड ओवरहेड्स दिए हुए हैं 3,75,000। क्लियर है? बोलो क्या करेंगे? हमको पहले निकालना है पीवी रेशो। पीवी रेशो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सेल्स आपको दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट ऐड बैक फिक्स्ड ओवरहेड्स।
तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो 2,50,000 प्लस 3,75,000, ये आपका आ गया कंट्रीब्यूशन। तो ये आएगा 6,25,000। ठीक है, तो पहले हमारा आ जाएगा पीवी रेशो। बोलो, पीवी रेशो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100। कॉन्ट्रीब्यूशन है 6,25,000, सेल्स है आपका 25 लाख इंटू 100, 25%। सिंपल है, बहुत ही बेसिक है। ठीक है, अब आते हैं आगे। नेक्स्ट पूछा है आपसे, सेल्स नीडेड टू जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 3,75,000। ठीक है, मतलब ये डिजायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला है। बोलो, डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड प्रॉफिट, जो कि कैसे निकलता है, फिक्स्ड ओवरहेड्स प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये आएगा कंट्रीब्यूशन, फिक्स ओवरहेड्स प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट, इसको मिला के आप क्या बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। ये आपको पता ही होगा कि ये एक्चुअली बेसिक फॉर्मूला ही है कि जो हम निकालते हैं कि पीवी रेशो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इसी को हम बस घुमाएंगे, सेल्स इधर जाएगा, पीवी रेशो इधर आएगा, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशो। बस फिर कंट्रीब्यूशन को हम डिवाइड कर रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट। ठीक है, यही फॉर्मूला है, इसी को घुमा के हम यूज करते हैं। ठीक है, बोलो, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स सेम रहेंगे 3,75,000, डिजायर्ड प्रॉफिट भी 3,75,000 ही दिया हुआ है, और पीवी रेशो हमने ऊपर निकाला है 25%, वो आपको यहां पे यूज करना है। बोलो, 3,75,000 प्लस 3,75,000 डिवाइडेड बाय 25%, तो ये आएगा 30 लाख। मतलब 30 लाख की जब आपकी सेल होगी तो आपके हाथ में नेट प्रॉफिट बचेगा 3,75,000, और ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, 30 लाख अगर मेरा सेल्स रहा, डायरेक्ट मैं पीवी रेशो से मल्टीप्लाई करूंगा, 30 लाख इंटू 25%, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 7,50,000। इसमें से मैं फिक्स ओवरहेड माइनस कर लूंगा 3,75,000, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 3,75,000। मतलब मेरा आंसर सही है, 30 लाख मेरा आंसर सही है। अब किसी को अगर ये लगे कि यार ये तो मतलब समझा ही नहीं ये क्या है, तो आप 30 लाख के अलावा कुछ लेके देखो, तो आपको समझेगा कि ये ऐसा ऑटोमेटिक नहीं आता। 30 लाख क्योंकि सही है, इसीलिए डायरेक्ट हमारा आंसर मैच हो रहा है, तो काफी लोगों को हजम नहीं होगा। तो आप 50 लाख लेके देखो, 50 लाख इंटू 25%, तो मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 12,50,000 माइनस फिक्स ओवरहेड 3,75,000, तो मेरा प्रॉफिट आएगा 8,75,000। 3,75,000 नहीं आ रहा, मतलब ये 50 लाख आंसर सही नहीं है, 30 लाख ही सही है, इसीलिए अपना एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट 3,75,000 आया था। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, फिर है नेट प्रॉफिट कितना आएगा अगर सेल्स है 37,50,000। मतलब ये टिपिकल क्वेश्चन है, प्रॉफिट दिया है, सेल्स पूछा है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट पूछा है, सब ये अलग अलग सिनेरियोज हैं। ठीक है, तो आपको सेल्स अब दिया हुआ है और आपको पता ही होगा कि फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होते हैं, एट ऑल लेवल्स फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होते हैं, एट ऑल लेवल्स पीवी रेशो कांस्टेंट होता है, बाकी नंबर्स बदल सकते हैं। ठीक है, तो बोलो, अभी हमको नेट प्रॉफिट निकालना है, सेल्स दिया हुआ है 37,50,000। ठीक है, डायरेक्टली इनटू पीवी रेशो कर लो, जो कि कांस्टेंट रहता है 25%, कितना आएगा 9,37,500। ठीक है, तो ये मेरा जी अपना कंट्रीब्यूशन आ गया। पीवी रेशो से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 9,37,500। इसमें से अब मैं क्या माइनस करूंगा, फिक्स ओवरहेड, जो कि कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कांस्टेंट होते हैं जब तक कुछ और दिया ना हो। तो 3,75,000 मेरे फिक्स ओवरहेड है कांस्टेंट, और ये आएगा मेरा नेट प्रॉफिट जो कि पूछा हुआ है। तो 9,37,500 माइनस 375, 3,75,000, तो आएगा 562,500। क्लियर है क्या, सिंपल, जैसे नॉर्मल हम पढ़ते हैं। और लास्ट है ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, मतलब मैं रुपीज में निकालूंगा, बीईपी इन रुपीज। क्या फॉर्मूला है बीईपी इन रुपीज, फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन पीवी रेशो, फिक्स ओवरहेड्स अपॉन पीवी रेशो। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। 3,75,000
डिवाइडेड बाय 25%, तो ये आएगा 15 लाख रुपीस। तो 15 लाख पे आपका बीपी है, 15 लाख सेल अगर आप लोगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? बहुत ही सिंपल कंसेप्चुअल था। लिखो। चलिए बढ़े आगे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन तो आप होमवर्क ले लो, मैंने आई थिंक यूट्यूब पे भी इस टाइप का पढ़ाया हुआ है। बहुत ही प्लेन क्वेश्चन है, 5 मार्क के हिसाब से काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो टिपिकल है भाई, ईओक्यू निकालो और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो, कुछ भी नहीं है, और कॉस्ट वॉस्ट निकालनी नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली आपको जो कंजम्पशन है वो मटेरियल का ही दिया है, वो भी पर एनम ही दिया है, मतलब इनटू 12 या कुछ मंथली रहता है, कन्वर्ट करना पड़ता है, वो भी नहीं करना है। एनुअल रिक्वायरमेंट डायरेक्टली आपको दी हुई है 50,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डायरेक्टली दिया है, रॉ मटेरियल कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट डायरेक्टली सब दिया है। कुछ भी मतलब करना नहीं है, कुछ भी ट्रिकीनेस नहीं है जहां पे आप गलती करो। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पहले मैं बता ही देता हूं, काफी इजी है, यही निकल जाएगा। बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर अपॉन कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, बोलो क्या आएगा? 2 इंटू 50,000 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 125 डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। बोलो कितना आएगा? एक यूनिट का कॉस्ट है 10 रुपीज और उसका 5% आपका कॉस्ट है, दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करके निकल जाता है। बोलो डिनोमिनेटर पहले निकाल लो, 10 इंटू 5% वो आएगा 0.5। अब न्यूमिनेटर निकाल लो, 2 इंटू 50,000 इंटू 125 डिवाइडेड बाय 0.5, तो ये आएगा 2.5 करोड़। इसका ले लो स्क्वायर रूट, तो ये आएगा 5000 kg। तो आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगा 5000 kg। फिर है नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ ईयर। बोलो साल भर में कितने ऑर्डर करने हैं, साल में कितने दिन होते हैं। अब आप मंथ्स में भी ले सकते हो, जैसा भी आप ये करो, खैर उसका कोई काम ही नहीं है। सीधा सीधा मेरा जो एनुअल रिक्वायरमेंट है वो कितना है? 50,000। मुझे साल भर में कितनी रिक्वायरमेंट लगती है? 50,000। एट अ टाइम आप कितना ऑर्डर कर रहे हो? 5,000। एक टाइम पे 5,000, साल भर में 50,000, तो कितने ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे? 10 ऑर्डर साल भर में प्लेस करने हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय ईओक्यू। एकदम प्लेन सिंपल क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। ठीक है, देख रहे हो विनोद कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, 5 में से 5 मिलने लायक वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये भी टिपिकल है, इजी है, बट पढ़ा देता हूं, काफी लंबा है तो अच्छे से मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर सी पे आ जाओ। तो ये होमवर्क नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा दिया आपको। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर सी। कंपनी हैज ईबीआईटी ऑफ 10 करोड़ रुपीज। ठीक है, आई होप मैं सही पढ़ रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस संभाल के यूज करना है आपको एफएम में। 10 करोड़ रुपीज का ईबीआईटी है। ठीक है, बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास ऑफ 15%, दैट इज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। ठीक है, केओ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका 15% है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल? आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल पूछा है, ये कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है। एनआई, एनओआई,
ट्रेडिशनल, एमएम, ठीक है, आई होप सब पता है आपको। और लिखा ही है अज्यूम नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई, ठीक है, एनओआई अप्रोच है। एनओआई में हम क्या करते हैं, एनओआई में हम मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट है। आप कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर ले लो, आपका वैल्यू ऑफ फर्म सेम होता है, आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम होता है, ठीक है। तो आपका जो वर्किंग है वो भी उसी फ्लो में बनता है। थ्योरी को बहुत यूज करना है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एनओआई में हम क्या करते हैं, हम पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया रहता है, कमाई और कॉस्ट दिया रहता है, उससे हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म में दो पार्ट्स होते हैं, डेट और इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट का पार्ट हटा देते हैं तो हमको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती है। वैल्यू ऑफ इक्विटी से फिर हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। तो ऐसा हमारा एनओआई का प्रोसेस होता है, ठीक है। अब अलग अलग ऐसे आपको सिचुएशंस दिए हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल तीन अलग अलग सिनेरियोस में आपको निकालना है। इफ इट एम्प्लॉइज 10% डेट, ये 10% क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, जो हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। टू द एक्सटेंट ऑफ, ठीक है, डेट का एक प्रपोर्शन दिया है, वेट दिया है, वो है 30%, 40%, 50% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ 50 करोड़, ठीक है। 50 करोड़ हमारा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है। उसमें आपको ऐसे तीन सिनेरियोस दिए हैं कि अगर हम डेट 50 करोड़ का 30% ले तो हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल क्या आएगा, 40 लेंगे तो क्या होगा, 50 होंगे तो क्या होगा, कंपोनेंट दिया है वेट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मतलब तीन अलग अलग ऐसे सिनेरियो हैं, 30% डेट, कैपिटल स्ट्रक्चर का है तो ऐसे अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर है, 30% डेट, 40% डेट, 50% डेट। तीनों में फर्क क्या है, सिर्फ डेट का फर्क है, बाकी सारे नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये डेट का अमाउंट बस अलग अलग इसमें आएगा, और डेट का अमाउंट बदलेगा तो इंटरेस्ट का अमाउंट भी बदलेगा। इंटरेस्ट का अमाउंट बदलेगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बदलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बदलेगा, सारे उसके आगे के नंबर्स बदलते जाएंगे, ठीक है। बोलो, ऐसे तीन अलग अलग सिनेरियोज हैं, तीनों में हमारा ईबीआईटी सेम ही रहेगा, फर्म एक ही है, बस डेट अलग अलग है। तो डेट से ईबीआईटी पे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आपको पता होगा। तो ईबीआईटी सेम है, ईबीआईटी है 10 करोड़, जीरो संभाल के, ठीक है, 10 करोड़ का हमारा ईबीआईटी है। बोलो ईबीआईटी अप्रोच याद करो। बोलो एनओआई में हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालते हैं, ठीक है। ईबीआईटी का एक्चुअली पहले काम है नहीं, पहले आप अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चलता है, जैसा भी आप निकालो, जैसा आपको याद आए। तो पहले हम इसीलिए थ्योरी के हिसाब से चलते हैं। थ्योरी कहती है पहले वैल्यू ऑफ फर्म निकालो, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलती है, ईबीआईटी अपॉन केओ। ईबीआईटी, अच्छा मैंने सही लिखा था, ईबीआईटी से ही स्टार्ट होगा, ईबीआईटी तीनों में सेम आएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो एक्चुअली क्योंकि तीनों में सेम है। बोलो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ फर्म। कैसे आती है वैल्यू ऑफ फर्म, क्या फॉर्मूला होता है, ईबीआईटी अपॉन केओ। तीनों में ईबीआईटी सेम है, तीनों में केओ सेम है, तीनों में सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। बोलो, और यही तो एनओआई कहता है ना। काफी बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होता है, मतलब उनको थ्योरी समझी नहीं है, उनको कंसेप्ट ही नहीं आता। एनओआई का बोलना ही तो ये है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैपिटल स्ट्रक्चर आपकी वैल्यू ऑफ फर्म सेम होती है इसीलिए सेम आनी चाहिए, नहीं आ रही है तो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 15% दिया हुआ है, ये आएगा 66 करोड़ 66 लाख 66,667। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल वैल्यू ऑफ फर्म। अब डेट तो हमको पता ही है, बोलो माइनस करेंगे डेट, डेट की वैल्यू बुक वैल्यू जितनी छोटी है। अब वैल्यू ऑफ फर्म का परसेंटेज नहीं है वो,
टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज है, ठीक है। बोलो तो डेट कैसे आएगी, लिखा हुआ है 50 करोड़ आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसका 30 40 50 है। बोलो कितना आएगा, 50 करोड़ का 30%, ये आएगा 15 करोड़, ये आएगा 20 करोड़, और ये आएगा 25 करोड़, ठीक है। ये हो गया डेट, बुक वैल्यू पे ही लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्म में से वैल्यू ऑफ डेट आप माइनस करोगे तो आएगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। बोलो माइनस करना है, ए बी सी, ए माइनस बी, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 66 लाख, 66 करोड़, 66 लाख 66,000 667 माइनस 15 करोड़, ये आएगा 51 करोड़ 66 लाख 66,667, ये आएगा 46,666,667, ये आएगा 41,666,667, ठीक है। ये आ गया वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू से कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल आपको जाना है। क्या फॉर्मूला होता है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, फॉर्मूला मैं आपको लिख के देता हूं पहले। यानी इस केस में जैसे प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली पैट ले सकते हो, पैट अपॉन केई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब वैल्यू हमको दिया हुआ है, हमको कॉस्ट निकालना है, तो केई इज इक्वल टू पैट अपॉन वैल्यू ऑफ इक्विटी, ये ऐसा आपका फॉर्मूला है। अब इसमें से आपने वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकाल लिया है, अब आपको सिर्फ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी निकालना है। ईबीआईटी से अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी यानी पैट तक आपको पहुंचना है बस। बोलो तो ये एक वर्किंग हो गई। अब बोलो ईबीआईटी से फिर से चालू करना पड़ेगा, 10 करोड़ आपका ईबीआईटी है, बोलो 10 करोड़ से चालू होगा, माइनस इंटरेस्ट। अब आपको ध्यान देना है, डेट के हिसाब से वो बदलेगा। डेट का अमाउंट ऊपर ही लिखा हुआ है, 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। इस पे आपको डेट का इंटरेस्ट लेना है, और डेट का इंटरेस्ट इसीलिए मैंने आपको लिखवाया, वो ये है 10%, ठीक है। 10% इंटरेस्ट आपको लेना है। बोलो डेट वगैरह दिया है क्या, नहीं, कुछ भी नहीं दिया है, ठीक है। बोलो कितना आएगा, सीधे सीधे 15 करोड़ का 10% 1.5 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख, ठीक है। तो ये आ जाएगा ईबीटी, डी माइनस ई, ये आएगा 8 करोड़ 50 लाख, 8 करोड़, ठीक है। 50-50 लाख कम आएगा, 7.5 करोड़, ठीक है। अब माइनस होगा टैक्स, कितना दिया हुआ है, टैक्स दिया ही नहीं है, और काम आसान हो गया आपका। बोलो यही आ गया ईबीटी। बस अब क्या करेंगे, अब आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है, जो ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा था, ईबीटी डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, एफ डिवाइडेड बाय सी। तो इनटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, या डेसिमल में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो 8.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 51 करोड़ 66 लाख 66,667। नंबर संभाल के, नंबर्स में ही आपकी गलती हो सकती है, बाकी देखो कंसेप्चुअली तो सब इजी है, नंबर्स में आपसे गलती हो सकती है। तो ये आएगा 0.1645 इंटू 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ठीक है। इंटू 100 यहां लिख देता हूं, तो ये आएगा 16.45%। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 16.45%। फिर है 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 46 लाख 66,667 इंटू 100, ये आएगा 17.14%। 7.5 करोड़ डिवाइडेड बाय 41 66 66 667, ये आएगा 18%। तो बस इतना ही है, कंसेप्चुअली
बहुत इजी है, सिर्फ नंबर्स थोड़ा सा और फ्लो आपको एनवाई अप्रोच के हिसाब से आना चाहिए। चेक कर लेते हैं भाई, गड़बड़ तो नहीं होगी। परफेक्ट, ठीक है। 16.145, 17.14, 18 लिखो। ठीक है, ये फॉर्मूला भी लिख लो। क्लियर है क्या? चलो, तो ये पार्ट में इतना ही है। अब हमारा बस एक ही क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो डर है इस लंबे लंबे क्वेश्चंस का, वो मैं कोशिश करूंगा कि आपका दूर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में ये क्वेश्चन नंबर 5 आएगा और हमारा दिसंबर 24 का पेपर डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।